अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो टिप्स जिनकी वजह से मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पेपर्स पास किए, जो कि FAR 1 एंड FAR 2 के पेपर्स थे। दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, जिनकी मैं अलग से आपको अपने रजिस्टर्स दिखाऊंगी, अपनी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी। लेकिन मेरा जो स्टडी स्टाइल था दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चलने का, वो ऑलमोस्ट सेम था। तो मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ। अच्छा, इग्नोर दिस टू पास CAF 1 FAR 1 एंड FAR 2 दैट इज़ CAF 5। तो मैंने कैसे इन दो पेपर्स को पास किया, जो कि एक मुश्किल तरीन पेपर समझे जाते हैं CA के, ख़ास तौर पे CAF के, क्योंकि ये पेपर्स ही एक बेस बनाते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, इससे पहले जो हम PRC में पढ़ के आए होते हैं दैट इज़ अकाउंटिंग, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग होती है, उसमें हमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मेरा जो बैकग्राउंड था वो प्री मेडिकल का था, तो जब मैंने वो अकाउंटिंग पढ़ी थी तो मेरे लिए वो फ़र्स्ट टाइम थी, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था कि मुझे वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा था। और इसी तरह से आगे फिर जब मैंने FAR 1 पढ़ा मुझे अच्छा लगा, FAR 2 पढ़ा मुझे अच्छा लगा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं आपको अपनी चीज़ें, ये मैंने जो है 8 स्टेप्स लिख दी हैं, ठीक है, इनको मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग। अब डीप अंडरस्टैंडिंग, लोग बोलेंगे कि डीप अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब, ये कोई थ्योरी का सब्जेक्ट तो नहीं है, कोई केस स्टडी बेस्ड तो नहीं है, तो वाई डीप अंडरस्टैंडिंग। सो हमें समझना है कि डीप अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है। लेट्स सपोज मैं अगर FAR 1 के लिए बात कर रही हूँ IAS 16 की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट IAS है और बेस बनाता है हमारी अकाउंटिंग की, एक कह लें कि बहुत लेंदी भी है और उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अब अगर मैं IAS 16 की प्रिपरेशन करने लगी हूँ तो मुझे डीपली जाके सोचना है, बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब मुझे इमेजिन करने लग जाना है। लाइक जब भी मेरे सर बात कर रहे हैं, सर बात नहीं कर रहे, मैं खुद अपना आपको समझा रही हूँ सेल्फ स्टडी के टाइम। तो जब भी किसी मशीनरी की बात हो रही है तो मुझे अपने दिमाग में एक मशीनरी ले आनी है, एक फैक्ट्री ले आनी है, एक बिल्डिंग ले आनी है, यानी जिस भी प्रॉपर्टी की या किसी भी प्लांट की, किसी भी इक्विपमेंट की बात हो रही है, उसको फ़ौरन अपने दिमाग में ले आए और एक सोचें। अच्छा, मैं ना आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट की थी तो मैं सोचती हूँ यार व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, मतलब ये कोई वो है कि मतलब एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आता था पहले ना स्टार्ट में। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जब अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े तो मुझे समझ आने लग गया कि एक मुद्दत होती है हर चीज़ की, हर कह लें आप, कोई भी ऐसी चीज़ है हमारे पास, लाइक मोबाइल फ़ोन भी है, अगर उसको एक टाइम हो जाता है तो उसकी वर्किंग जो है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो मकसद ये नहीं होता डेप्रिसिएशन का कि चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मकसद जस्ट ये होता है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो थोड़े जो है डिक्लाइन होने लग जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने अपने आप को ये चीज़ समझाई। अगर मैं यही सोचती रहती यार क्यों होती नहीं होती, मुझे नहीं पता, बाहर में जाए, और मैं जस्ट जो है ना ये फोकस करती हूँ हाँ IAS 16 है ऐसे डेप्रिसिएशन, तो मैं कभी भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर ही नहीं पाती। तो आपने कहीं भी अगर अटकना है ना, एक्चुअली मेरी जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्यूजिटिव माइंड है मेरा, मुझे जब तक जो मैं सवाल मेरे दिमाग में आ जाए उसका जवाब नहीं मिले ना तो मैं आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। तो मैं जो है ना उस सवाल को अपने ही दिमाग में उसका जवाब ढूंढ लेती हूँ। अगर क्योंकि मेरे कुछ सवालात ज़ाहिर ऐसे होते हैं कि अगर वो टीचर्स सुने तो वो भी बोलें कि कहाँ कहाँ से सवाल लाती हो। तो बहुत सारे लोग मेरी तरह होते हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ChatGPT आपके साथ है, हमेशा आप उससे बात करते रहें और वो आपको ऐसे सवालात के जवाब देता रहेगा। तो डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने हर IAS की, हर कॉन्सेप्ट की। अगर मैं FAR 2 की बात करूँ तो जैसे मैंने IAS 16 बताया, मैं आपको IFRS 16 बता देती हूँ, विच इज़ लीजेस। लीजेस में अब इतने सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग लीज़ होती है, फाइनेंस लीज़ होती है, फिर फाइनेंस लीज़ में भी जो है आपके पास बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर एंड डीलर वाला कॉन्सेप्ट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह करके ना मैं अपने आप को हर चीज़ की एक डीप अंडरस्टैंडिंग देती थी।
मतलब मैं लीज़ जब पढ़ रही होती थी तो उसको भी मैं बहुत गौर से सोचती थी कि हाँ, मैं इमेजिन करती थी ये चीज़ लीज़ हो रही है, इस पे ऐसे चीज़ हम पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, रेंटल्स पे कर रहे हैं, वॉट एवर सो जो भी सारी चीज़ होती थी वो मैं डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी करती थी। ओके, कॉन्सेप्ट्स इन 1 पेपर और रिकॉल इन 10 मिनट्स। अब मैं क्या करती थी, लाइक मैं कभी फारिग बैठी हूँ या फारिग नहीं भी बैठी, मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, तो मैं एक या तो पेपर लेके वो रिविजन करती थी या मिरर के आगे खड़े हो जाती थी और 10 मिनट्स में वो रिकॉल करती थी। जैसे मैं आपको बात करूँ रेशोज़ की, ठीक है, रेशोज़ FAR 1 का टॉपिक है, जिसको समझा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिनमें आपको कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं, क्योंकि रेशोज़ निकालना आसान है लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती थी, या तो मैं एक पेपर ले लेती थी, सारे एक तो रेशोज़ के फॉर्मूलाज लिख लिए, दूसरा अगर ये जैसे लेट्स सपोज करंट रेशो है, करंट रेशो हमारा क्या है, करंट एसेट्स होते हैं और उसमें करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को उसको समझाना है और मुझे एक पेपर पे कॉन्सेप्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये होगा, ये कम होगी तो ये होगा। इस तरह डिफरेंट हमारे रेशोज़ थे, फार्मूलाज थे, जैसे गेयरिंग रेशो, ठीक है, उसके बारे में मैंने लिख दिया। तो काफ़ी सारे मैंने इस तरह से करके वो पेपर पे पूरी चीज़ें लिख दी। देखो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होगी कि जिसको आपको पेपर पे ही लिख के करनी पड़ेगी, जिसमें फार्मूलाज ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें फार्मूलाज तो नहीं इन्वॉल्व, लेकिन मतलब फार्मूलाज होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं होंगे, लाइक IFRS 16 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक दो ही फार्मूलाज हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। तो मैं उसको मिरर में खड़े होकर अपने आप को सारा रिकॉल कर लेती थी, ये होगा तो ये होगा, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, UGRV कब आएगी, GRV कब आएगी, क्या चीज़ कब ऐड करनी है, तो इस तरह करके मैं रिकॉल करा करती थी। अच्छा, प्रैक्टिस अंटिल 100% करेक्ट, मतलब मैं एक क्वेश्चन को इतनी बार करती थी कि वो पूरा करेक्ट हो जाए। मतलब लाइक लेट्स सपोज मैंने NPO का एक क्वेश्चन किया, उसमें मेरी 15 गलतियाँ आई, मैंने दोबारा किया, फिर 10 गलतियाँ आई, फिर दोबारा किया 5 गलतियाँ आई, फिर किया 2 गलतियाँ आई, फिर किया, फिर एक भी गलती नहीं आई। तो मतलब एक क्वेश्चन को मैं, जब तक वो मेरा 100% करेक्ट नहीं हो जाता था, मैं उस क्वेश्चन को बार बार री अटेम्प्ट करती रहती थी, ठीक है। उससे होता क्या था, वो कॉन्सेप्ट मुझे इतना पक्का हो जाता था कि मतलब फिर एग्ज़ाम में जाके अगर उस तरह की कोई भी चीज़ आती थी ना, तो मुझे वो मिस्टेक अपनी याद आ जाती थी, मैंने यही मिस्टेक्स की हैं और यहाँ पे ऐसे ये चीज़ ठीक करनी थी। तो मैं जब तक करेक्शन नहीं कर लेती थी, मैं उस क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ती थी, मैं पीछे पड़ जाती थी एक क्वेश्चन के, लेकिन ये मैं करती थी प्रैक्टिस टाइम पे, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे गलती तो हरगिज़ नहीं करनी है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है तो आप उसको पूरा काट दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए वर्किंग के मार्क्स होते हैं, आपका बैलेंस शीट बैलेंस हुई, इसके मार्क्स हरगिज़ नहीं है, तो आपको उसके, मैं आपको यकीन करें, मैंने FAR 1 FAR 2 दिया, मैंने बेसिक अकाउंटिंग का जो पेपर दिया, तीनों में मेरी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुए। तो ये तो मकसद होता ही नहीं है, मकसद होता है वर्किंग्स देखने के, आपने कितनी वर्किंग्स की हैं, और सिर्फ एक दो ही वर्किंग्स की वजह से बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही होती। और जो मैंने अकाउंटिंग में बैलेंस शीट थी ना, आपको मैं सच में बताऊँ, टाइम ख़त्म हो गया था, मैंने सिर्फ MCQs अटैम्प्ट किए थे और मैं बैलेंस शीट तो उसकी वर्किंग्स मैंने एक पेपर पे सारी कर ली थी, लेकिन मैं वैल्यूज़ पुट करती इतने में टाइम ख़त्म हो गया था, तो वो तो मेरा हो भी नहीं पाया था, लेकिन वो पेपर भी मेरा पास हो गया था। खैर, मिस्टेक बुक, मैंने अपनी मिस्टेक बुक बनाई होती थी, ठीक है। और ये खैर ये चीज़ मैंने FAR 2 में नहीं की, क्योंकि FAR 2 में ना कैलकुलेशंस एज़ कम्पेयर टू FAR 1 ईजी होती हैं, तो उसमें मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे FAR 1 में NPO, सोशी, करेक्शन ऑफ एरर्स, एंड देन और कौन सी चीज़ थी जो मुझे टफ़ टाइम दिया है, रेशोज़ ने इतना टफ़ टाइम नहीं दिया, तो उसमें मैंने इतना वो नहीं हुआ। EPS ने थोड़ा सा मुझे टफ़ टाइम दिया था। कैश फ्लोज़ ने मुझे थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया था, और कैश फ्लोज़ में भी मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी वो इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ी सी हुई थी, डायरेक्ट मेथड में नहीं हुई थी, बल्कि डायरेक्ट मेथड में भी हुई थी। दोनों में मैं मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स करती थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे ही मैं प्रैक्टिस के टाइम कोई मिस्टेक करती थी,
लिख लिया अपनी ज़बान में। मतलब ये नहीं उर्दू लिख रही हूँ, उर्दू लिखने की तो आदत ऑब्वियसली ख़त्म हो चुकी है, बट जो मैसेज टाइपिंग होती है उसमें मैं लिख लेती, मैंने यहाँ ये मिस्टेक की है। अब ये मिस्टेक बुक का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रही होती थी तो उसके मैंने जो मिस्टेक की वो मिस्टेक बुक में से पढ़ लेती थी। तो उससे होता क्या था कि मुझे जो है ना पता चल जाता मैंने यहाँ ये गलती किया, मुझे ये गलती दोहरानी नहीं है। तो ये मुझे बहुत इस चीज़ का फ़ायदा हुआ था। खैर, सेल्फ क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा बनाया करती थी अपने टाइम पे। लेट्स सपोज़ अगर मैं अभी बात करूँ आपसे बात कर लेती हूँ इम्पेयरमेंट की। तो इम्पेयरमेंट का जब मैं जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम आपने ये करना है, तो आप अपने पास से कोई भी वैल्यूज़ अज्यूम करके कि अगर फेयर वैल्यू इतनी हो और कॉस्ट टू सेल इतनी हो और वैल्यू इन यूज़ निकाल रहे होते हैं ना हम, वो इतनी हो, तो उसके बाद कैरिंग वैल्यू इतनी हो, डेप्रिसिएशन अपने पास से अज्यूम कर लें और फिर उसकी कैलकुलेशन करें तो क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट होगी या नहीं होगी। फिर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट चेक करने के लिए इंडिकेशंस। तो मैं अपने आप से सेल्फ क्वेश्चंस करती थी कि अगर ये चीज़ होगी तो क्या यहाँ पे ये होगा। उससे होता क्या था, एक तो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ भी हो जाता था, रिकॉल भी हो जाता था, दूसरा कि मुझे ये पता चल जाता था कि मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कितनी पक्की हूँ। क्योंकि अगर मैं उसके क्वेश्चंस बना पा रही होती थी, इट मीन्स कि ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं उसके क्वेश्चन बनाने में खुद ही कंफ्यूज हो जाया करती थी, यहाँ मैं क्या क्वेश्चन बनाऊँ, तो इसका मतलब ये मेरा वीक एरिया है। तो इससे मुझे ये पता चल जाया करता था। छठा एज़ यूजुअल स्टडी टेक्स्ट, जो कि आपने छोड़नी नहीं होती है। तो स्टडी टेक्स्ट में भी आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है सारी चीज़ों को, जितनी भी चैप्टर्स हों। और ख़ास तौर में स्टडी टेक्स्ट पढ़ने के लिए मैं आपको FAR 2 में रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि FAR 2 में तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। और FAR 1 में रेशोज़ जैसा चैप्टर और बोरोइंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट्स और ऐसे चैप्टर्स आपने हरगिज़ नहीं छोड़ने जिसमें से हल्की फुल्की थ्योरी पूछ ली जाती है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ FAR 2 की, तो FAR 2 में काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं छोड़ने, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कौन कौन से हैं। अच्छा, पास्ट पेपर्स मैंने क्योंकि मेरी तैयारी पूरे साल, मतलब जो 6 महीने होते हैं उसमें रही थी। 6 महीनों से पहले वाले टाइम में, मतलब जब क्लास में कोई चीज़ सर कराते थे वो घर आके मैं एक बार प्रैक्टिस करती थी, फिर वही जो मेरा पूरा चलता था कि 100% तक करेक्ट करना है उस क्वेश्चन को, वो चीज़ मैं करती थी। ये क्या है कि पास्ट पेपर 3 अटेम्प्ट्स फुल, ये मैंने किया था लास्ट के जो 30 डेज़ होते हैं, 1 मंथ होता है, उसमें जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना हम, तो वो मैंने पूरे 3 पेपर्स पिछली 3 अटेम्प्ट्स के मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है। और वो सॉल्व किए थे मैंने टाइमर लगा के, बाकायदा पूरा एग्ज़ाम हॉल की तरह माहौल बना के बैठी थी और एग्ज़ाम पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था और उसको चेक किया था, अपने आप को मार्क्स दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बार मेरे 70 अबव मार्क्स उसमें आए थे और मैंने 3 घंटे 15 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर लिया था अपना पेपर, क्योंकि मेरी उसमें ना स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। ऑलराइट, लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स, ये आपने लाजमी बना लेनी है। जैसे कि मैंने आपको CAF 3 में भी बताया था कि मॉडरेट, यहाँ पे देखिए मॉडरेट, इजी, हार्ड, इस तरह करके आपने इसमें भी बना लेना है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होती है। किसी के लिए IAS 16 ईजी होगा, किसी के लिए हार्ड होगा, किसी के लिए मॉडरेट होगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि आपके लिए ये चीज़ ईजी है, मुश्किल है, आसान है या मॉडरेट लेवल की है, तो वो आप सिलेक्ट करके अपने पास लिस्ट बना लो, ठीक है। और फिर जब भी आप तैयारी करने बैठो तो आप मॉडरेट से स्टार्ट करो और मॉडरेट के बाद इजी नहीं डिफ़िकल्ट पे जाओ, देन इजी पे आओ। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देती है ये स्ट्रेटजी। अब मैं आपको दिखाती हूँ FAR 1 के लिए कुछ चीज़ें। अच्छा, तो ये मेरा FAR 1 के मेरे 2 रजिस्टर्स थे, ठीक है। क्योंकि मेरे 2 टीचर्स थे तो इसलिए मैंने 2 अलग अलग रजिस्टर्स बनाए हुए थे। अच्छा, इस वाले रजिस्टर में क्योंकि चैप्टर वाइज हमारे सर ने जो है ग्रेड लिखवाई थी, तो वो मैं इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये देखें, मैं आपको ये दिखाती हूँ एक चीज़ और, ये जो मैं अभी आपको डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और ईजी चीज़ बता रही थी, वो ये कि मेरे लिए IAS 16 जो था वो मॉडरेट था, IAS 40 मॉडरेट था, इम्पेयरमेंट मुझे मॉडरेट लगता था, इजी नहीं लगता था। उसकी वजह ये थी कि जब भी मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ भंड किए हैं, ठीक है।
कैश फ्लोज मुझे मॉडरेट लगने लग गया था, पहले थोड़ा सा हार्ड लगता था लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी। और ये मैंने बनाया था वो 30 डेज़ पहले, मतलब एग्ज़ाम से जो 30 डेज़ पहले का टाइम होता है हमारे पास पढ़ने के लिए, उसमें बनाया था मैंने। एरर्स मुझे मॉडरेट लगता था। डिफ़िकल्ट NPO एज़ यूजुअल सबको ही लगता है। सोशी IS 8। डाइल्यूटेड EPS में मैं बहुत फंसती थी, मैं गड़बड़ करती थी, तो मैंने बहुत उसमें मेहनत की है डाइल्यूटेड EPS में। अच्छा, मैं आपको ना FAR 1 और FAR 2 के लिए एक यूट्यूब चैनल है ABC कैंपस के नाम से, बेहतरीन चैनल है। आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो, आप सर्च करो उस क्वेश्चन का नाम और लिख दो बाय ABC कैंपस, तो वो टीचर मैं कह रही हूँ बहुत बेस्ट टीचर है, ठीक है। वो आपको हर क्वेश्चन की कवरेज है, और वो जिस तरह से उन्होंने एक्सेल में उसकी वर्किंग करके दिखाना और समझाना, तो मुझे बहुत हेल्प आउट किया है ABC कैंपस ने। तो मैं उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। मेरे टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा है वो भी बहुत बेहतरीन टीचर थे, लेकिन ज़ाहिर है जब एग्ज़ाम से पहले का टाइम होता है तो वो हमें एक एक क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो जब भी मैं किसी क्वेश्चन में फंसती थी तो मैं यूट्यूब पे जाके ABC कैंपस सर्च करती थी और उनके वो क्वेश्चन देख लेती थी सॉल्यूशन के। अगर जैसे कोई सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें यहाँ ये चीज़ कैसे हुई है, ये वर्किंग कैसे हुई है, तो मैं उनका सॉल्यूशन देख लेती थी। मतलब वो समझाते थे यहाँ ये चीज़ ऐसे आई, ये चीज़ ऐसा आई, तो मुझे बहुत हेल्प आउट हुई इस चीज़ से। मुझे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क थोड़ा सा मुश्किल लगता था क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था और एंड टाइम पे पढ़ा था। ईजी मेरे लिए गवर्नमेंट ग्रांट था, बोरोइंग कॉस्ट था, बेसिक EPS बहुत आसान थी, रेशोज़ मुझे आसान लगता था। तो ये मैंने अपने लिए FAR 1 में बनाया हुआ था। अच्छा, ये सर ने हमें कहा है, अच्छा ये मैं आपको अपनी जस्ट गो थ्रू करवा रही हूँ, ये मेरी इस तरह से मैं काम करती हूँ। आपने एक चीज़ अपने पास ना इसी तरह से, अच्छा ये देखिए कलरफुल, मुझे कलर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है काम। तो मैं जो भी समरीज़ या सर कोई भी कॉन्सेप्ट लिखवा रहे होते थे तो मैं उसको कलर्स के साथ, ये बोरिंग कॉस्ट का है तो मैं कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करा करती थी, उससे मुझे चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छे से रिटेन हो जाती थी। ये मैंने आपको एक रजिस्टर दिखाया, नाउ दिस इज़ माई सेकेंड रजिस्टर। और ये मैं शुरू में ना पेज नंबर्स वगैरह लिखा करती थी, तो ये सारे यहाँ पे पेज नंबर लिखे हैं, क्वेश्चंस के नाम लिखे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ ऐसी होती थी ना कि जो इम्पोर्टेंट हो उसको मैं रेड से लिखा करती थी। आप भी 3 कलर्स यूज़ किया करें, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ये खैर ख़त्म हो गया। अब मैं ये दिखा रही हूँ, ये 3 मेरे प्रैक्टिस रजिस्टर्स थे। आप जस्ट चेक करें इसमें मेरी प्रैक्टिस। अच्छा, ये एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स आ गया मेरे सामने PRC का, तो ये मेरे पास, ये मेरा PRC का रजिस्टर था बेसिकली। तो ये मैं MCQs करती थी तो उसमें भी अपने आप को मार्किंग देती थी। तो अच्छा ये आ गया, ठीक है। ये देखें, आप मेरी जस्ट प्रैक्टिस चेक करें। अब मैं आपको अपनी मिस्टेक्स दिखाती हूँ। मैंने रेड पेन से अपनी मिस्टेक्स मार्क की हैं। एक एक क्वेश्चन को इतनी बार किया ना मैंने कि वो बिल्कुल ऐसा हो गया, ठीक है। अनदर वन, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही अपनी मिस्टेक्स सिखाने में, क्योंकि इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि इतनी मिस्टेक्स करने के बावजूद मैं पास कैसे हुई, क्योंकि मैंने वो मिस्टेक्स अपने एग्ज़ाम से पहले ही आइडेंटिफाई कर ली थी। और आप लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप अपनी टीचर बन जाओ, अपने टीचर बन जाओ, अपने आप को सही गलत पढ़ाओ, बताओ। ये देखिए, ये मेरी मिस्टेक बुक थोड़ी सी खो गई है, पता नहीं किधर गई है वो, बट ये देखिए, देख रहे हैं आप। मैं कोई परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मैं परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट हूँ, दैट्स वाई मुझे होता था कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी है। अगर मेरी यहाँ गलती है, मुझे होता था कि क्यों है गलती भाई, इसको ठीक करना है। मुझे ना एक कह लें कि एक पिन होती रहती थी कि नहीं यार वानिया, इसमें अगर ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, इसको ठीक करना है, इसका सॉल्यूशन मतलब ढूंढो कि अगर तुमसे ये चीज़ गलत हो रही है तो क्यों हो रही है, वजह ढूंढो और उस वजह को ढूंढने के बाद उस चीज़ को ठीक करो। ये मेरे अंदर एक रहता था कुछ, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ये देख रहे हैं आप,
just check my mistakes, but I've learned from these mistakes. सेगवारो लिमिटेड, इसने मुझे बहुत तंग किया था सेगवारो वाले क्वेश्चन ने। ये मैंने न जाने कितनी बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था सेगवारो वाला, मुझे याद है। ख़त्म। तो ये था FIR 1 के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ FIR 2 के लिए। दिस इज़ फॉर FIR 2। अब ये देखें, ग्रिड आपके सामने है, ठीक है। अब इस ग्रिड में से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह चीज़ों को किया। देखें, अगर मैं आपको बताऊँ ना कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत मैं कह रही हूँ लेंदी है, लेकिन मज़ा आता है पढ़ने में। IFRS 16 में कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, एक IFRS 15 में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ा आता है पढ़ने में। IAS 21, IFRS 8, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना फाइनल अकाउंट्स और एक कोड ऑफ एथिक्स, ये मैंने जस्ट वही एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही प्रिपेयर किए थे। ये दोनों टॉपिक्स और स्टडी टेक्स्ट से मैंने प्रिपेयर किए थे अपने लैपटॉप में, स्टडी टेक्स्ट खोल कर और उससे तैयारी की थी। बायोलॉजिकल एसिड, ये जो है स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था और लोगों ने, मतलब अभी जो पेपर हुआ था, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे और मैंने एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़े अभी, तो बहुत सारे लोगों ने ब्लंडर किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वेश्चन अच्छा हो गया था क्योंकि हमारे सर ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और मैंने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की थी। आपको जस्ट अपना रजिस्टर ना एक गो थ्रू करवा दूँ। कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस के टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दिखाने का मकसद पता है क्या है? ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, ये देखें लीज, वही कलरफुल चीज़ें मुझे पसंद थी। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग को ये आइडिया हो कि पास होना अगर हो तो हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, अपने आप को मेहनत में इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये कंसोलिडेशन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, यू नो। इतना मुझे पसंद आया कंसोलिडेशन क्योंकि कंसोलिडेशन की वर्किंग्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक्स की थी तो वो मैंने अपने आप को, और मैं आपको ना इसमें ये बताती हूँ, इसमें मुश्किल वाली चीज़ जो ट्रबल देती है, टफ़ टाइम देती है, वो क्या है। दैट इज़ IAS 1037 आपको बहुत टफ़ टाइम देगा, लेकिन यार ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है, इसको आपने अच्छे से कवर कर लिया, थ्योरी रिलेटेड है, तो ये आपका क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आपको जो टफ़ टाइम अगर मैं कहूँ दे सकता है, वो IFRS 15 थोड़ा दे सकता है, ठीक है। IAS 38 और SIC 32 तो बहुत इजी है, आपको हो सकता है कंसोलिडेशन टफ़ टाइम दे, IFRS 16 थोड़ा सा टफ़ टाइम दे, IFRS 9 थोड़ा बहुत टफ़ टाइम दे दे, लेकिन बाकी तो इजी है, सब कुछ इजी है। IFRS 8 बहुत इजी है, ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है, बहुत मज़े का है। IAS 21 बहुत इजी है, फॉरेन करेंसी। IAS 12 वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि टैक्स का पेपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, पास किया हुआ था, तो ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया था और सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था तो, और उसमें और इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। दैट इज़ इनकम टैक्सेस, ठीक है। उसके अलावा ये मेरी बुक थी, ठीक है, इसमें मैंने ये लास्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट पेजेस थे ना, जो मुझे लास्ट डे मतलब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले देख कर जाने थे, वो मैंने जस्ट निशानी लगाई हुई थी, क्योंकि इतनी बड़ी बुक को देखने का टाइम नहीं होता, तो हमारी बुक में लास्ट डे रिविजन क्वेश्चंस होते थे, तो मैं इनको देख लिया करती थी। अच्छा, अब इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़। मैं नीचे एक PDF फाइल अटैच कर दूँगी, ठीक है। वो PDF फाइल बेसिकली मैंने अपने FIR 1 के टाइम पे बनाई थी। उस PDF फाइल में क्या था कि मैंने अपनी मैसेज टाइपिंग में जो है टाइप करके नोट्स बनाए थे, सेल्फ नोट्स, मुश्किल टॉपिक्स के, जैसे कि NPO के, कि यहाँ पे ये वाली एडजस्टमेंट करनी होगी, ये चीज़ ऐसे आएगी तो ये एडजस्टमेंट करनी होगी, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड जितना आप
सीए के लोगों को जानते हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। FAR 1 और FAR 2 का पेपर सबसे ज़्यादा FAR 1 के पासिंग रेशो कम है, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल होती है FAR 1 पास करने में। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अपना ये पेपर पास कर सके, उनकी हेल्प हो सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा वेट करिएगा। अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मैं जो मैंने पास किए हैं उनकी मैं और वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह सून, क्योंकि अभी भी मैं स्टिल MFA और ऑडिट पढ़ रही हूँ। मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप लोग की हेल्प के लिए, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरा इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।